आदाब, राम राम, सत श्री अकाल दोस्तों। मेरा नाम है गौरव टोकस। जब हम भारतीय इतिहास की बात करते हैं तो पहला पन्ना जो हमारे सामने आता है वह है सिंधु घाटी सभ्यता। वह सभ्यता जो समय के भंवर में कहीं गुम हो गई थी, साथ ही लोगों के जहन ने उसे भुला दिया था। परंतु 1826 1826 की एक भूल ने फिर से उसे सबके सामने ला करके खड़ा कर दिया। यह भारत की पहली और विश्व की सबसे प्राचीन सभ्यताओं में से एक है। तो आओ आज भारतीय इतिहास के पहले पन्ने को फिर से पढ़ते हैं। इंडस वैली सिविलाइजेशन, सिंधु घाटी सभ्यता, भारतीय इतिहास का वो पहला पन्ना जहां से हमें इतिहास की समझ है, जहां से हमें साक्ष्य मिलते हैं और हम अपने इतिहास का आरंभ करते हैं। तो इस सभ्यता, अपनी सिविलाइजेशन से, जिसको या तो सिंधु घाटी सभ्यता या हड़प्पा सभ्यता के नाम से भी जाना जाता है। हड़प्पा क्योंकि सबसे पहली बस्ती या साइट जो डिस्कवर हुई, खोदी गई, वो थी हड़प्पा। इस सभ्यता को मेसोपोटामिया वाले मेलुहा के नाम से बुलाया करते थे। मेलुहा। आज के टाइम पे हम अपने देश को भारत, इंडिया, हिंदुस्तान बहुत सारे अलग अलग नामों से जानते हैं, लेकिन उस समय मेसोपोटामिया की सभ्यता के लोग इस सभ्यता को, हड़प्पन सभ्यता को मेलुहा कहा करते थे, जो कि हमें उनके दस्तावेजों या डॉक्यूमेंट से पता लगता है। शुरू करते हैं इस सभ्यता को पढ़ना। उस समय सिर्फ ये ही एक सभ्यता नहीं थी। उस समय 4 सभ्यताएं एक ही समय पर पनप रही थी, लेकिन इनके समय काल में थोड़ा सा अंतर जरूर देखने को मिलता है। सबसे पहली सभ्यता जो उभर कर सामने आई वो थी मेसोपोटामिया, जो कि 2 नदियों के बीच में, फरात और दजला, जिसको यूफ्रेटस और टिग्रिस भी कहते हैं, उनके बीच में फली फूली। दूसरी सभ्यता भारत की, जो कि ना ही केवल भारत में, परंतु अगर आज के देशों के हिसाब से देखा जाए तो अफगानिस्तान, पाकिस्तान और इंडिया, इन तीनों में ही फैली हुई है, जिसको कहा जाता है हड़प्पन सिविलाइजेशन या इंडस वैली सिविलाइजेशन, जो कि या तो इंडस रिवर पर, सिंधु नदी पर, या उसकी सहायक ट्रिब्यूटरीज पर ही स्थित है। तीसरी सभ्यता थी इजिप्ट, जिसमें हम पहरोस और फैबोस राजाओं के बारे में पढ़ते हैं, जो कि नील नदी के ऊपर पनपी। आखिर में चाइना की हुआंग हो, या हम कह सकते हैं जिंग और सांग सिविलाइजेशन, जो कि येलो रिवर पर पनपी थी। तो ये 4 सभ्यताएं हमारे एंशियंट टाइम्स की, एंशियंट हिस्ट्री की, या हम कह सकते हैं प्राचीन इतिहास की 4 सभ्यताएं हैं। सभ्यता, सभ्यता जो शब्द है वो सभ्य से निकलता है, मीन्स सिविलाइज, सिविलाइजेशंस मीन्स जब लोगों को पढ़ना लिखना आ जाए, जब लोग बाग अपने नियम कानून बनाने लगे, उनके लिखित दस्तावेज हों, तब हम उसे सिविलाइज या सभ्य लोग मानते हैं। तो ये चारों सिविलाइजेशंस उस समय की ब्रॉन्ज एज सिविलाइजेशंस भी कही जाती हैं। ब्रॉन्ज मीन्स कांस्य, कांस्य सभ्यताएं, क्योंकि एक ऐसी धातु ब्रोंज जो कि उनको मालूम थी। इस समय तक लोहा, आयरन नहीं पता था, तो आयरन इनके लिए अज्ञात वस्तु थी, लेकिन ब्रॉन्ज, कांस्य को ये भली भांति जानते थे और उसका इस्तेमाल भी करते थे। डिस्कवरिंग द हड़प्पन सिविलाइजेशन, धीरे धीरे जब हड़प्पा की बस्तियां या इंडस वैली सिविलाइजेशन की साइट्स धीरे धीरे दफन होती चली गईं, लोग उनके बारे में भूलते चले गए। जब हड़प्पा की साइटों की खुदाई शुरू हुई और उनसे पूछा गया स्थानीय लोगों से कि इनके बारे में आप लोग क्या जानते हो, तो उन्होंने कहा कि हमने कहानी किस्से सुने हैं अपने बाप दादाओं से, जो कि कहा करते थे कि पुरानी हवेलियां हैं, इनमें भूत और सांपों का बसेरा है। हमें वहां जाने की मनाही थी और हमने भी इनके इतिहास के बारे में जानने की कभी कोशिश नहीं की। अगर हम बात करें अलेक्जेंडर कनिंघम की, जो कि आर्कियोलॉजिकल सर्वे ऑफ इंडिया के फर्स्ट डायरेक्टर जनरल थे, उनको एक
इंग्लिशमैन ने, एक अंग्रेज ने एक हड़प्पा की सील ला करके दी थी, जो कि उन्हें इन साइटों के वहां से मिली थी, इन बस्तियों के वहां से मिली थी। लेकिन ये कोई ताज्जुब की बात नहीं है कि वो उन्हें उस सही टाइम फ्रेम में नहीं रख पाए, क्योंकि अंग्रेज तब तक मानते थे कि भारत का कोई भी इतना पुराना इतिहास नहीं है, भारत की कोई सिविलाइजेशन, कोई सभ्यता नहीं है। तो इन्होंने उस टाइम फ्रेम में ना रखते हुए इसकी महत्ता को नकार दिया। दूसरे अगर हम बात करते हैं सर जॉन मार्शल की, तो सर जॉन मार्शल 1924 में डायरेक्टर जनरल रहे आर्कियोलॉजिकल सर्वे ऑफ इंडिया का, और इन्होंने ही अनाउंस किया कि भारत की नई सभ्यता जो कि खोजी गई है उसका नाम था इंडस वैली सिविलाइजेशन। ये जो नाम इंडस वैली सिविलाइजेशन है ये सर जॉन मार्शल ने ही दिया था। इससे पहले हड़प्पन सिविलाइजेशन या हड़प्पा सभ्यता कहा गया, क्योंकि इसकी पहली बस्ती या पहली साइट जो एक्सकवेट हुई, खुदाई के दौरान निकाली गई, उसको हड़प्पा कहा गया। लेकिन जब इन्होंने पूरी साइट, बस्तियों को ध्यान से परखा और उनका अध्ययन किया, तब इनको पता चला कि ये सारी बस्तियां या साइट या तो सिंधु नदी, इंडस रिवर या उनकी ट्रिब्यूटरीज की बैंक्स पर ही सिचुएटेड है। इसलिए इन्होंने उस पूरी सभ्यता को इंडस वैली सिविलाइजेशन का नाम दिया। इसके साथ इन्होंने एक बात और कही कि ये इंडस वैली सिविलाइजेशन उतनी ही पुरानी है जितनी की मेसोपोटामियन सिविलाइजेशन। अब बात करते हैं कि हड़प्पा सारी दुनिया के सामने कैसे आया। हम बात करें 1870s की, जिस समय ब्रिटिशर्स इंडियन सब कॉन्टिनेंट में रेलवे लाइन या रेलवे ट्रैक्स कंस्ट्रक्ट कर रहे थे, बिछा रहे थे। इस समय रेलवे लाइंस के बीच में ईंटों के टुकड़ों की जरूरत होती थी। आज के टाइम में हम ईंटों के टुकड़ों की जगह स्टोन चिप्स या हम कहते हैं गिट्टी, रोड़ी यूज कर लेते हैं, जिससे लाइनें आपस में भिड़ ना जाएं, कोलाइड ना कर जाएं। उस समय ईंटों को तोड़ करके उनके बीच में डाल दिया जाता था। ऐसी ही एक रेलवे लाइन लाहौर से मुल्तान बिछाई जा रही थी। इसी लाइन के कंस्ट्रक्शन के टाइम इनके पास ईंटों की कमी हुई। पकी हुई ईंटें इतनी जल्दी अवेलेबल नहीं हो सकती थी, इसलिए उस समय जो ब्रिटिश इंजीनियर्स थे, जॉन और विलियम ब्रुटन, उन्होंने देखा कि वहीं पे पास में एक ईंटों का चट्टा लगा हुआ, मींस एक पूरा मॉन्ड है ब्रिक्स का, और वो भी अच्छी हाई क्वालिटी ब्रिक्स उनको मिल गई। उन्होंने वो सारा का सारा मॉन्ड, पूरा चट्टा निकाल दिया और ईंटें लेकर के उस रेलवे ट्रैक में तोड़ तोड़ करके डालने शुरू कर दी। उन्होंने जाने अनजाने में सारी दुनिया के सामने भारत की सबसे पुरानी सभ्यता सिंधु घाटी या इंडस वैली सिविलाइजेशन को उजागर कर दिया। पहली जो पिक्चर यहां पर दिखाई दे रही है वो है हड़प्पा का प्रवेश द्वार, गेटवे एट हड़प्पा। लगभग कुछ इसी तरह का प्रवेश द्वार हुआ करता था इस बस्ती में प्रवेश करने के लिए। जो कि अवशेष बचे हैं उनसे हमारे इतिहासकारों ने इसका स्केच बनाने की कोशिश की है। दूसरी जो इमेज दिख रही है, यहां पर वो वर्कर्स रहा करते थे जो क्राफ्ट प्रोडक्शन में शामिल थे। अगर हम यहां पहली इमेज की बात करें तो ये हड़प्पा की ग्रेनरी है। ग्रेनरी मींस अनाज भंडारण के लिए इस्तेमाल की जाने वाली जगह। यहां पर अनाज को भंडार करके रखा जाता था। दूसरी इमेज के अंदर हमें एक कुआं बिल्कुल साफ साफ दिखाई दे रहा है। सिंधु घाटी सभ्यता की सभी बस्तियों में, सभी साइट्स में कुएं का बहुत ही ज्यादा इंपॉर्टेंट रोल है। लोगों को बहुत दूर से पीने का पानी ना लाना पड़े, इसीलिए हर घर में एक कुएं को खोद करके रखा जाता था। अकेले मोहनजोदारो से ही हमें 700 वेल्स, 700 कुएं प्राप्त हुए हैं। Why we called this civilization as IVC, इंडस वैली सिविलाइजेशन? हमने इस इंडस वैली सिविलाइजेशन का नाम इंडस वैली ही क्यों रखा, इसके बारे में मैं पहले ही बता चुका हूं, क्योंकि लगभग अभी तक
1500 साइट्स, 1500 साइट्स जो हैं, बस्तियां जो हैं वो खोदी जा चुकी हैं इस सभ्यता की। वो सभी की सभी सभ्यता या तो सिंधु नदी या फिर उसकी सहायक नदी के ही किनारों पर बसी हुई हैं। इसीलिए इसको इस मुख्य नदी के नाम पर इंडस वैली या सिंधु घाटी सभ्यता का नाम दिया गया है। बात करते हैं इसके फैलाव की, कितनी विस्तृत, कितनी ज्यादा एक्सटेंट थी ये सिविलाइजेशन। अगर हम बात करें नॉर्दर्न मोस्ट साइट की, मींस अगर सबसे उत्तर में, सबसे नॉर्थ में जो साइट थी उसका नाम था मांडा, जो कि आज के इंडिया के जम्मू कश्मीर में पड़ती है। अगर हम इसकी सदर्न बाउंड्री की बात करें, जो कि बिल्कुल दक्षिण में जो बस्ती हमें मिलती है उसका नाम है दाइमाबाद, जो कि महाराष्ट्र में है। अगर हम इसकी ईस्टर्न बाउंड्री मींस पूर्वी बस्ती की बात करें तो वो आलमगीरपुर है, जो कि उत्तर प्रदेश में है, और ये साइट अभी भी खोदी जा रही है। इसके बाद अगर हम वेस्टर्न बाउंड्री की बात करें, मींस पश्चिमी बस्ती, उसका नाम था सुटका गैंडोर, जो कि पाकिस्तान के अंदर है। हड़प्पन सिविलाइजेशन को 3 पीरियड्स में बांटा गया है। पहला पीरियड अर्ली हड़प्पन कल्चर, जो कि 2600 BCE के पहले का टाइम पीरियड है। यहां पर बस्तियां बिल्कुल अलग दिखाई देती है। यहां पर ईंटों का जो रेशियो है, मींस जो ब्रिक्स का जो रेशियो अनुपात है, वो 4:2:1 नहीं दिखाई देता। यहां पे जो पॉटरी है, मींस जो मृद भांड है, वो भी बिल्कुल अलग है। यहां पर ना तो चेस बोर्ड सिस्टम दिखाई देता है, ना ही यहां पर सैनिटेशन के लिए कोई हमें व्यवस्था दिखाई देती है। तो ये लोग हड़प्पा कल्चर स्टार्ट होने के पहले की छोटी छोटी बस्तियां हैं। इसके बाद दूसरा पीरियड आता है मेच्योर हड़प्पन कल्चर, जो कि 2600 BCE से 1900 BCE है। यही वो समय है जहां पर हड़प्पा अपनी ऊंचाइयों पर था। यही वो हड़प्पा का समय है जो कि पूरा विश्व इसको एक सभ्यता के तौर पर देखता है। तीसरा पीरियड आता है लेट हड़प्पन कल्चर। यहां पर जिस हड़प्पा को हम जानते हैं उस हड़प्पा का पतन होना शुरू हो जाता है। यहां पर हड़प्पा के बाद के कुछ लोग ही देखने को मिलते हैं। यहां पर टोटली कल्चर चेंज होता हुआ हमें दिखाई देता है। हड़प्पा के लोग ज्यादातर खेती पर, एग्रीकल्चर पर ही डिपेंड करते थे, लेकिन वो साथ के साथ डोमेस्टिकेशन मींस पशुपालन भी किया करते थे। वो अनाज की कई तरह की किस्में उगाया करते थे, जैसे जौ, गेहूं, दलहन, चावल। लेकिन हमें चावल के बहुत ही कम साक्ष्य मिले हैं। जितने भी साक्ष्य हमें मिले हैं वो जली हुई अवस्था में मिले हैं। ऐसा लगता है कि वो एक्सीडेंटली जल गए होंगे। एक्सीडेंटली जलने के कारण ही वो हमें मिल पाए, नहीं तो वो मिट्टी में दबे दबे खत्म हो जाते। इससे हमें पता लगता है कि वो अनेक तरह की फसलें बोया करते थे और उन्हीं का भंडारण करके वो या तो हड़प्पा के अंदर या हड़प्पा के बाहर भी इनका ट्रेड किया करते थे। पशुपालन की अगर हम बात करें तो पशुपालन को वो एक तरह से खाद्य भंडारण की तरह से भी यूज किया करते थे। अगर हम इस तरह सोचें कि अगर किसी साल फसल बर्बाद हो जाती है किसी भी कारण से, तो वो इन पशुओं को खाकर जिंदा रह सकते थे। अगर वो पशु को मार कर अपने साथ रखते तो वो 2 या 3 दिन से ज्यादा नहीं रख सकते थे, वो सड़ने लग जाता। लेकिन उन्होंने उनको पालना शुरू किया। जो वो उगाते थे उनमें से कुछ खाद्य उनको खाने को दिया, जो कि वो उनके साथ जिंदा रहे और मुसीबत के समय पर वो उनको एज अ फूड कंज्यूम कर सकें। हमें हड़प्पा की अलग अलग बस्तियों से, मींस इंडस वैली सिविलाइजेशन, सिंधु घाटी सभ्यता की अलग अलग बस्तियों से बहुत सारी हड्डियां प्राप्त हुई अलग अलग जानवर की, जैसे गाय की, बैल की, भेड़ की, बकरी की, सुअर की। यहां तक कि हमें बोन्स मिली हैं फिश की और कुछ पक्षियों की भी। एग्रीकल्चरल टेक्नोलॉजीज,
खेती। जैसा कि हम सभी जानते हैं कि हड़प्पा के लोगों का लाइवलीहुड या उनका गुजर बसर खेती से ही होता था। जैसा कि हम पिछली स्लाइड में देख चुके हैं कि विभिन्न विभिन्न प्रकार के अनाज वो उगाया करते थे। लेकिन हम यह कैसे कह सकते हैं कि वो लोग खेती किस प्रकार करते होंगे? हमें इसके काफी प्रमाण मिलते हैं। जैसा कि हमें चोलिस्तान और बनावली, चोलिस्तान पाकिस्तान के डेजर्ट एरिया को कहा जाता है, जबकि बनावली बनावली हरियाणा के अंदर एक साइट है। वहां से हमें प्लो या हम कह सकते हैं हल के प्रमाण मिलते हैं। उस समय हल जो है वो लकड़ी का इस्तेमाल किया जाता था, तो हो सकता है कि सारे हल जमीन में दबे दबे गल गए हों, खत्म हो गए हों। लेकिन हमें टेराकोटा के बने हल के मॉडल, प्लफ मॉडल्स आज भी मिलते हैं चोलिस्तान और बनावली से। इसके साथ साथ वो हल को ड्राइवन करने के लिए, हल को खींचने के लिए वो बैल का, मीन्स वो बुल ऑक्स का यूज किया करते थे। हमें बुल के अस्तित्व के बारे में हमें काफी चीजों से हमें पता लगता है। जैसे जैसे सबसे इंपॉर्टेंट है हड़प्पन सील। हड़प्पा की जितनी भी मोहरें हैं, सील हैं, उनमें से अधिकांश पर बैल या फिर हम कह सकते हैं ऑक्स को दर्शाया गया है। अगर हम बात करें कालीबंगन की, कालीबंगन राजस्थान की एक साइट है। यहां पे हमें पूरा खेत या कह सकते हैं एग्रीकल्चरल फील्ड वो सारा प्लफ मिला है, मींस जोता हुआ मिला है, जुताई की हुई थी उसकी, वो हमें प्राप्त हुआ है। अगर हम इस एग्रीकल्चरल फील्ड को ध्यान से देखें तो इसको एक नहीं दो तरफ से प्लफ किया हुआ है, मतलब जोता गया है। इससे यह पता लगता है कि हड़प्पा के लोग एक नहीं एक ही समय पर दो फसलें एक साथ उगाया करते थे। इसके साथ साथ हमें सोर्तुगई, जो कि अफगानिस्तान की एक साइट है, वहां पे हमें इरिगेशनल कैनाल्स के भी ट्रेसेस मिले हैं। हाँ, वो खेती में नहर वगैरह भी खोद करके और पानी के लिए सिंचाई में इस्तेमाल किया करते थे। इसके साथ साथ धोलावीरा, जो कि हमारा गुजरात के अंदर इंडिया की सबसे बड़ी हड़प्पन साइट है, इंडिया की सबसे बड़ी हड़प्पन साइट धोलावीरा। वहां पर भी रेन वाटर हार्वेस्टिंग होती थी, जैसा कि आप इस पिक्चर में देख रहे हैं। पहली पिक्चर जो है वो कालीबंगन की प्लफ फील्ड की है और जो दूसरी पिक्चर है वो है धोलावीरा की रेन वाटर हार्वेस्टिंग। इन्हीं सब में बारिश के पानी को संग्रह किया जाता था और बाद में उसको खेती वगैरह में इस्तेमाल किया जाता था। इंडस वैली सिविलाइजेशन में हड़प्पा के बाद जो दूसरी साइट हमारे सामने आई उसका नाम था मोहनजोदारो। मोहनजोदारो का लिटरली मीनिंग होता है माउंड ऑफ द डेड। तो हम इस चैप्टर में इसकी केस स्टडी पर ध्यान देंगे, जिससे हम हड़प्पन सिविलाइजेशन की बाकी सभी साइटों की संरचनाओं को, उनकी बनावट को जान सकें। जैसा कि मैंने पहले भी कहा कि हड़प्पा की सभी साइट जो हैं वो 2 या 3 भागों में बटी हुई थी। पहला जो सबसे इंपॉर्टेंट होता था सिटाडेल, या तो हम इसे किला कह सकते हैं या गढ़ कह सकते हैं। जैसा कि आप पहली पिक्चर में देख सकते हैं कि हमें दूर से ही वो सिटाडेल दिखाई दे रहा है। सेकंड जो पिक्चर है वो उसी सिटाडेल की क्लोज व्यू है। ये फिजिकली सेकंड पार्ट से बिल्कुल अलग कर दिया जाता था, मड ब्रिक के प्लेटफॉर्म पे बनाया हुआ। जैसा कि हमें दिख रहा है सेकंड पिक्चर में बहुत सारी ईंटें लगाई गई हैं इसको दूसरे पार्ट से अलग करने के लिए, इसे उठाने के लिए। मोहनजोदारो के सिटाडेल में भी हमें बहुत सारे अलग अलग बिल्डिंग्स और स्ट्रक्चर्स मिले हैं, जैसे कि वेयर हाउस, जो कि अनाज भंडारण या कह सकते हैं फूड ग्रेन्स को स्टोर करने के लिए बनाया गया था, जिसका जो लोअर पोर्शन था, जो निचला भाग था, वो ईंटों का बना हुआ था, जो आज भी एग्जिस्टेंस में है। और जो अपर पार्ट था, अपर पोर्शन, ऊपरी हिस्सा, वो लकड़ी का बना था और समय के अनुसार वो गल गया, तो उसका कोई अस्तित्व नहीं है। सिर्फ नीचे की ईंटों के अंदाजे से हम बता सकते हैं कि एक वेयर हाउस था। यहाँ पे बहुत बड़ी बिल्डिंग, बहुत बड़ा रूम है जहाँ पे अनाज का भंडार किया जाता था। इसके बाद जो दूसरा मैसिव स्ट्रक्चर है यहाँ पे वो है द ग्रेट बाथ। जैसा कि आप इस पिक्चर में देख पा रहे हैं, एक बड़ा स्नान घर। डेली लोग यहाँ पे आकर के कोई बाथिंग वगैरह नहीं लिया करते थे,
बेसिकली ये ओकेजनली होता था, उनका कोई फेस्टिवल वगैरह पे लोग बाग इकट्ठा होते होंगे, वहां पर कम्युनिटी बात होता होगा। तो ये एक रेक्टेंगुलर टैंक है जो चारों तरफ कॉरिडोर से घिरा हुआ है। यहाँ पे इसके अंदर उतरने के लिए नॉर्थ और साउथ दोनों तरफ सीढ़ियां दी गई हैं, जैसा कि हमें दिखाई दे रहा है इसके अंदर। और इसके अंदर वाटर को काफी समय तक रोकने के लिए, जो कि लीकेज ना हो, तो इन्होंने जिप्सम के मोर्टार का यूज किया है इसकी ईंटों को चिपकाने के लिए। इसके 3 तरफ रूम्स हैं जहां पे क्लोथ्स वगैरह चेंज किए जा सकते थे, और एक तरफ बड़ा सा कुआं। दूसरे हिस्से की बात करते हैं तो दूसरा सिटाडल के बाद आता है लोअर टाउन। लोअर टाउन जहां आम लोग रहते थे। हाँ, हम ये कह सकते हैं कि जो बड़े बड़े व्यापारी लोग होंगे, जो एडमिनिस्ट्रेशन को रन करते होंगे, जो उस हड़प्पा की पूरी प्लान सिटी को चलाते होंगे, वो ऊपर सिटाडल में रहते थे। और बड़ी बड़ी जितने भी मैसिव स्ट्रक्चर्स हैं वो सारे हमें सिटाडल में ही देखने को मिलते हैं, जबकि लोअर टाउन के अंदर छोटे छोटे व्यापारी और नॉर्मल लोग रहा करते थे। लेकिन यहां पर भी स्ट्रक्चर्स कोई नॉर्मल नहीं थे, ये भी हैरान कर देने वाले थे। आज भी हम अगर अपने इंडिया के गांव में चले जाएं तो आज भी लोग बागों के पास ड्रेनेज सिस्टम नहीं है, जबकि इन लोगों के पास प्रॉपर ड्रेनेज सिस्टम था, जैसा कि पिक्चर 1 में दिखाई दे रहा है। हाँ, इनकी बिल्कुल खुद ही नालियां थी जिनसे घर से वेस्ट वाटर जो है वो निकाला जा सकता था। इसके साथ साथ इनकी जो स्ट्रीट्स थी, रोड्स थे, वो ग्रिड पैटर्न पे बने थे, बिल्कुल 90 डिग्री के एंगल पे कटते थे, जैसा कि पिक्चर नंबर 2 में दिख रहा है। बिल्कुल 90 डिग्री के एंगल्स पे इनके रोड्स कटते थे। अगर मैं रेजिडेंशियल मतलब उन बिल्डिंगों की बात करूं जहां पर वो लोग रहा करते थे, तो वहां पर भी बीच में एक सेंट्रल कोर्टयार्ड होता था और चारों तरफ जो है वो रूम्स हुआ करते थे। हर घर में अपना एक ईंटों से बना बाथरूम हुआ करता था, और नीचे नालियां, जैसा कि पिक्चर 2 में साफ दिखाई दे रहा है, नालियां होती थी घर के बाथरूम से पानी के निकास के लिए। तो बात करते हैं बरियल्स की, अंत्येष्टि या कह सकते हैं अंतिम संस्कार। हड़प्पा के लोग मरने के बाद डेड बॉडी को जलाया नहीं करते थे, वो उसे जमीन में दफना देते थे। जमीन में वो पहले पिट्स खोदते थे, गड्ढा खोदते थे और उसमें उसको बरी कर देते, दफना देते थे। लेकिन सारे बरियल एक समान नहीं है। कुछ ग्रेव्स में, कुछ बरियल्स में, कुछ पिट्स में हमें कुछ पॉटरी मींस मृद भांड या ऑर्नामेंट्स, आभूषण वगैरह मिले हैं। ज्वेलरी हमें दोनों ही, महिला और पुरुष मींस मैन और वुमेन, दोनों की ही डेड बॉडी की बरियल्स में हमें वो प्राप्त हुए हैं, जैसा कि हम यहाँ पर देख सकते हैं। पहले पिक्चर में ये डेड बॉडी और इसके साथ कुछ पॉटरी। नेक्स्ट चलते हैं क्राफ्ट प्रोडक्शन। चहनुदारो, जैसा कि हमें इस मैप में चहनुदारो दिख रहा है। चहनुदारो एक बहुत छोटी सी साइट थी हड़प्पन सिविलाइजेशन की, लेकिन यहाँ पे क्राफ्ट प्रोडक्शन काफी मात्रा में होता था, जिसके अंदर बीड मेकिंग, शेल कटिंग, मेटल वर्किंग, सील मेकिंग और यहाँ तक कि वेट को भी बनाने का काम होता था। क्राफ्ट प्रोडक्शन के अंदर जो भी इंपॉर्टेंट थिंग्स की नीड होती थी वो अलग अलग एरिया से मंगवाया जाता था, जैसा कि हम यहाँ पर देख सकते हैं। शेल हमें नागेश्वर या बालाकोट से मिलते थे। शेल्स जो है वो नागेश्वर और बालाकोट से मिलते थे। लेपिस लजूली एक तरह का ब्लू स्टोन होता है, नीले कलर का पत्थर होता है, जो कि शौर्तगई अफगानिस्तान से मंगाया जाता था, जैसा कि आप इस पिक्चर में देख सकते हैं। इसके बाद आता है कार्निलियन जो है वो एक ब्राउन रेड कलर का एक स्टोन होता है, बीड मेकिंग के काम आता है, जो कि हमें लोथल से मिलता है, लोथल गुजरात के अंदर। इसके बाद आता है स्टेटाइट, जिसको सेल खड़ी भी कहा जाता है, ये गुजरात और राजस्थान से हमें मिल जाता था। कॉपर, तांबा हमें राजस्थान की खेतरी माइन से मिल जाता था, और गोल्ड साउथ इंडिया, कोलार। तो ये सारे क्राफ्ट प्रोडक्शन के रॉ मटेरियल्स हमें अलग अलग एरिया से प्राप्त हो जाते थे। आगे बात करते हैं इनके कॉन्टेक्ट्स की डिस्टेंट लैंड्स के साथ।
तो सबसे पहले हम ये समझ लेते हैं कि व्यापार किस तरह से, ट्रेड किस तरह से करते थे। इनका ट्रेड 3 स्तर पे, 3 लेवल्स पे होता था। सबसे पहले एक ही साइट के अंदर, जैसे एग्जांपल लेते हैं धोलावीरा। तो धोलावीरा एक साइट है हड़प्पन सिविलाइजेशन की गुजरात के अंदर। तो धोलावीरा के लोग धोलावीरा के ही लोगों के साथ व्यापार करेंगे, मींस ट्रेड विद इन अ साइट, उसी के अंदर आदान प्रदान होगा। दूसरे लेवल की बात करते हैं विद इन द सिविलाइजेशन, मींस उसी सभ्यता के अंदर, जैसे धोलावीरा के लोग मोहनजोदारो के लोग से आदान प्रदान करते हैं। और तीसरे स्तर का या थर्ड लेवल का जो ट्रेड होता था वो सिविलाइजेशन टू सिविलाइजेशन, जैसे हड़प्पा के लोग मेसोपोटामिया या इजिप्ट के लोगों के साथ व्यापार करते थे। जी हाँ, इनके प्रमाण हमें मिलते हैं। हड़प्पा की जो टेक्स्ट्स हमें मिले हैं, लेख मिले हैं, वो अभी तक अनडेसिफर्ड है। अनडेसिफर्ड मींस उनका अर्थ नहीं निकाला गया है, लेकिन जो मेसोपोटामिया के और इजिप्ट के लेख हैं उनका मतलब निकल गया है और उनसे बिल्कुल साफ हो जाता है कि यहाँ के लोगों के साथ उनके ट्रेड रिलेशंस हुआ करते थे। और हमें बहुत सारे और भी आर्कियोलॉजिकल फाइंडिंग्स मिली हैं। चलो देखते हैं किस तरह से। सबसे पहले आर्कियोलॉजिकल फाइंडिंग्स मिली है कॉपर की, जो कि हमें कहां से मंगाया जाता था। हड़प्पा के अंदर कॉपर एक तो राजस्थान से आता था और दूसरा आता था ओमान से। ओमान जो है वो ईस्टर्न टिप पे है, सदर्न ईस्टर्न टिप पे है अरेबियन पेनिनसुला के। तो अरेबियन पेनिनसुला के टिप से, ओमान से हम कॉपर मंगाया जाता था, कॉपर। इसके बाद बात करते हैं अदर आर्कियोलॉजिकल फाइंडिंग्स। हड़प्पा की बहुत सारी सील, मोहरे, वेट, डाइस, बीट्स, ये सारी हमें दूसरी सिविलाइजेशन से मिली हैं, और वो भी एक दो नहीं, बहुत मात्रा में, जिससे हमें साफ पता लगता है कि हड़प्पा के लोग दूसरी सिविलाइजेशंस के साथ ट्रेड रिलेशंस में थे। इसके साथ साथ जो हिंदुस्तान का सबसे पहला नाम मेलुहा, ये हमें वहीं से प्राप्त हुआ। मेसोपोटामिया के बहुत सारे टेक्स्ट रेफर करते हैं कि यहाँ के लोग मिलुहा हुआ करते थे। मिलुहा का मतलब होता है लैंड ऑफ सी फेरर्स, मींस नाविकों की भूमि। तो यहाँ से उस एरिया तक जाने के लिए ये बेसिकली नाव वगैरह, बोट वगैरह यूज किया करते थे। जैसा कि हमें एक पूरा एविडेंस मिला है डॉकयार्ड का लोथल गुजरात से। तो लोथल भी हड़प्पन सिविलाइजेशन की ही एक साइट है जहां पे हमें बंदरगाह, पूरा डॉकयार्ड हमें मिला है। दूसरी बात करते हैं सील की। सील एक बहुत ही ज्यादा इंपॉर्टेंट रोल प्ले करता था। सील को हम दो तरह से देख सकते हैं। सपोज करो कि दो व्यापारी हैं, दो ट्रेडर्स हैं, एक रहता है हड़प्पा के अंदर और दूसरा रहता है उर के अंदर, जो कि मेसोपोटामिया की साइट थी। सपोज करें इन दोनों को व्यापार करना है, तो ये डेली तो मिल नहीं सकते। तो करते क्या होंगे कि यहाँ का पर्सन अपनी सील और वहां का पर्सन अपनी सील लेकर के पहली बार मिलेंगे और एक दूसरे को अपनी सील दे देंगे पहचान के तौर पर। अगली बार जब भी व्यापार होगा तो उनके लोग जो व्यापार करने के लिए आएंगे वो सील को मिला करके देख लेंगे कि ये वही लोग हैं या नहीं। जैसा कि आजकल मूवीज में देखने को मिलता है, किसी भी नोट को फाड़ देते हैं बीच में से और उसी को मैच करके देखते हैं कि हाँ ये सही जगह जा रहा है या नहीं जा रहा है। दूसरी चीज ये कि ये स्टेटाइट की बनी होती थी। तो होता क्या था कि जब ये गीली हुआ करती थी तो किसी भी पैकिंग के ऊपर बिल्कुल आसानी से लग जाती थी। जैसा कि आज के टाइम पे हम बिस्किट या किसी चिप्स का पैकेट लेते हैं और अगर वो टियर होता है या उसमें से जो हवा है वो निकली होती है तो हम उसे एक्सेप्ट नहीं करते। भाई पैसा दे रहे हैं तो हम खराब चीज क्यों लेंगे। तो यही चीज इफ इन केस अगर वो सील टूटी होती थी, अगर वो सील ब्रोकन होती थी, तो वो सामान लेने से मना किया जा सकता था। तो ये सील अलग अलग जगह पर अलग अलग इस्तेमाल में लाई जाती थी। तो हर व्यापारी की अपनी अलग सील होती थी, उस पर अलग चित्र बने होते थे, कोई जानवर के होते थे, कोई मछली के होते थे या किसी गॉड और गॉडेसेस के भी हुआ करते थे। यहां तक कि उनके ऊपर कुछ अक्षर भी लिखे हुआ करते थे
लेकिन जैसा कि मैंने कहा कि हड़प्पा की जो भाषा है, स्क्रिप्ट जो है, जो लिपि है, वो अभी तक समझी नहीं जा चुकी है, वो अनडेसिफर्ड है, इसलिए हमें बिल्कुल नहीं पता कि उस पर क्या लिखा हुआ है। तो जैसा कि आप ऊपर देख पा रहे हैं कि कितनी सारी सील हैं यहाँ पर, जो कि कहीं आपको ऑक्स दिख रहा है, बैल दिख रहा है, कहीं हाथी दिख रहा है, कभी लॉयंस दिख रहे हैं। और जो यहाँ की सबसे इंपॉर्टेंट सील है, जो कि पशुपति महादेव कह सकते हैं, पशुपति सील। ये पशुपति सील माना ये जा रहा है कि ये शिव भगवान हैं जिन्होंने ऊपर हॉर्न का ताज पहना हुआ है, सिंह का ताज पहना हुआ है, और इनके चारों तरफ जो है आपको जानवर देखने को मिलेंगे। ये एक योगिक पोस्चर में बैठे हैं, जो ध्यान लगाने की मुद्रा होती है उसमें बैठे हैं, और इनके चारों तरफ जो है वो हमें जानवर दिख रहे हैं, जैसे राइनोसोरस, बफेलो, इसके साथ साथ एलिफेंट और टाइगर, ये चारों हमें ऊपर दिखाई दे रहे हैं। इसके साथ साथ पैरों में दो डियर, जो कि ये टूटी हुई मिली है हमें, तो इसका हाफ पोर्शन जो है वो लॉस्ट हो चुका है, हमारे पास यही सील अवेलेबल है। तो माना जा सकता है कि यहां से देख करके कि ये भी सेम इसी तरीके से एक डियर रहा होगा। तो ये है पशुपति सील, जो कि बहुत इंपॉर्टेंट सील में से एक मानी जाती है। द यूनिकॉर्न सील। यूनिकॉर्न एक माइथोलॉजिकल एनिमल है, असल में इसका कोई एग्जिस्टेंस नहीं मिलता है, ना ही हमें कोई आर्कियोलॉजिकल रिमेन्स मिले हैं, ना ही इसके कोई अवशेष मिले हैं। तो माना जाता है कि इस सभ्यता के लोग अपने इमेजिनेशन से बहुत सारे एनिमल्स और बर्ड्स इस तरह से बना दिया करते थे जिनका असल में कोई एग्जिस्टेंस नहीं होता था। तो इसको एक सींग वाला या यूनिकॉर्न कहा जाता है। तो बहुत सारे सील्स पे, बहुत सारी मोहरों पे इस यूनिकॉर्न को भी उन्होंने आकृत किया हुआ था। इसके बाद आता है बुल सील। जैसा कि हमें पता है कि यहाँ पर हम्ड बुल मतलब कुबड़ वाला बैल, हम्ड बुल, ये बहुत ही ज्यादा पवित्र और पूजनीय माना जाता था, जिसका इस्तेमाल वो खेती में भी किया करते थे। तो ये सील पर अंकित, बहुत सारी सीलों पर अंकित हमें दिखाई देता है। आगे हम बात करें इसकी स्क्रिप्ट की, इसकी लिपि की। जैसा कि मैंने पहले कहा कि इसकी लिपि जो है वो अनडेसिफर्ड है, अभी तक इसको समझा नहीं जा चुका, लेकिन इतना क्लियर है कि ये लोग अरेबिक लैंग्वेज की तरह राइट टू लेफ्ट लिखा करते थे। हम नॉर्मली हिंदी और इंग्लिश लेफ्ट टू राइट लिखते हैं, लेकिन ये लोग उल्टा राइट टू लेफ्ट लिखा करते थे। हमें सबसे लॉन्गेस्ट जो इंस्क्रिप्शन मिला है वो 26 साइंस का मिला है। ये बेसिकली हमें अल्फाबेट नहीं, ये साइन लग रहे हैं। जैसे ये एक मछली का आकार लग रहा है, तो ये कुछ बनाने की कोशिश की गई, ये कुछ पेड़ का आकार लग रहा है, कुछ पहिए के आकार लग रहे हैं, तो ये कुछ बनाने की कोशिश की गई है। लेकिन हमारे पास अभी तक इतना बड़ा टेक्स्ट नहीं मिला है कोई, कि जिससे हम इजीली उसके रिपीटेशन को देख करके कोई मतलब निकाल सकें। लेकिन सभी साइंस को मिला लें तो अब तक हमारे पास 375 से 400 साइन तक हो चुके हैं, लेकिन आज तक इनको अब तक कोई भी समझ नहीं पाया। पैलेसेस एंड किंग्स। अब बात ये आती है कि इतनी बड़ी सभ्यता, अफगानिस्तान से लेकर के और भारत तक, ऊपर जम्मू कश्मीर से लेकर नीचे महाराष्ट्र तक, इतनी बड़ी सभ्यता जिसमें लगभग 1500 साइटें, और इन साइटों में सभी में एक जैसी ब्रिक्स, 4:2:1 की रेशियो की। यहाँ पे हर जगह सैनिटेशन के लिए नालियां निकाल देनी, यहाँ पे बड़े बड़े वेयर हाउस, इनका ट्रेड रिलेशंस, इनकी पॉटरी, सब कुछ बिल्कुल यूनिक। उसके बावजूद इनको रन कौन करता था? सबसे बड़ा क्वेश्चन हमारे दिमाग में आता है कि इनको रन कौन करता, कौन गवर्न करता था, कौन रूल करता था? तो माना यह जाता है कि हमें मोहनजोदारो से एक इस तरह का स्टैच्यू मिला है, माना जाता है कि एक राजा का है। इसकी ये दाढ़ी, बेर्ड दिख रही है, ऊपर से इसने कुछ लॉकेट वगैरह जो है गोल्ड वगैरह की चेन में डाला हुआ, पहना हुआ है, और इसके कपड़ों से देख करके लग रहा है कि ये एक पुरोहित, एक प्रीस्ट का है। तो माना जाता है कि एक प्रीस्ट किंग है, जबकि बेसिकली ये बिल्कुल क्लियर नहीं है। बहुत सारे हिस्टोरियंस का मानना यह है कि जो हड़प्पा है वो रूल करता था बहुत सारे राजाओं के साथ, सेवरल रूलर्स, जबकि बहुत सारे हिस्टोरियंस का मानना है कि यहाँ पे कोई रूलर नहीं था, सिर्फ और सिर्फ यहाँ पर व्यापारी हुआ करते थे, मर्चेंट्स, ट्रेडर्स हुआ करते थे, वो ही इसको गवर्न और रन करते थे। कुछ कहते थे कोई सिंगल रूलर नहीं था, बहुत सारे रूलर्स थे, जैसे मोहनजोदारो का अलग, हड़प्पा का अलग, लोथल का अलग, धोलावीरा का अलग।
जबकि कुछ का मानना है कि ये पूरा एक सिंगल स्टेट था, जैसा कि इंडिया। इसी तरीके से पूरा इंडस वैली सिविलाइजेशन एक पूरी एक सभ्यता थी जिसको पूरा एक ही राजा गवर्न करता था। तो इसके ऊपर अभी भी क्लियरेंस नहीं है, अभी भी इसके ऊपर डिबेट्स होते रहते हैं, लेकिन हमें कोई एग्जैक्ट एविडेंस नहीं मिला है किसी भी रूलर के होने का वहां पे। द एंड ऑफ द सिविलाइजेशन, सिंधु घाटी सभ्यता का अंत। 1900 ईसा पूर्व 1900 बीसीई के बाद हमें चोलिस्तान या फिर वो मुख्य भाग जहां पर हमें हड़प्पा की मुख्य मुख्य बस्तियां मिली हैं, मोहनजोदारो, हड़प्पा, लोथल, कालीबंगन, बनावली, सुरकोटड़ा, धोलावीरा, ये सारी की सारी बस्तियां उजड़ती हुई दिखाई देती हैं। यहाँ अब लोगों के प्रमाण या साक्ष्य नहीं मिलते। वो ईंटें जो कि पूरे हड़प्पन सभ्यता का प्रतीक माना जाता था, पकी हुई ईंटें जिनका रेशियो अनुपात था 4:2:1, अब नहीं इस्तेमाल में आती हैं। वो पोट्री, वो मृद भांड जो इस्तेमाल होते थे, वो अब अस्तित्व में नहीं है। लोगों का रहन सहन बदल गया, लोगों के व्यापार करने के तरीके बदल गए, ये सभ्यता एकदम से लुप्त हो गई। सवाल यह उठता है, इतनी भरी सभ्यता एकदम से खत्म कैसे हो गई? इसके पीछे बहुत सारे हिस्टोरियंस ने अलग अलग अपनी थ्योरीज दी हैं। एक थ्योरी जिसके अकॉर्डिंग आर्यन इन्वेजन माना जाता है, आर्यों का हमला। लेकिन आर्यन इन्वेजन हमें पता है 1500 ईसा पूर्व में, वो 1500 बीसीई में, लेकिन यहाँ पे एंड जो हो रहा है सिविलाइजेशन का वो 1900 बीसीई, मीन सीधा सीधा 400 साल, 400 इयर्स का डिफरेंस हमें दिखाई दे रहा है यहाँ पे। तो ये थ्योरी बिल्कुल भी कहीं पर भी सटीक नहीं बैठती। इसके बाद जो अलग थ्योरीज जो हिस्टोरियंस की तरफ से आई हैं वो है क्लाइमेट चेंज की, कि उस समय क्लाइमेट चेंज हुआ होगा, डिफॉरेस्टेशन हुआ होगा, कि लोगों ने कृषि बढ़ाने के लिए वनों की कटाई की होगी। और ये ऐसा टाइम पीरियड था, जैसा हम सभी जानते हैं कि जो हिमालय की नदियां हैं वो अपना रास्ता बदलती रहती हैं, जिसके कारण फ्लड या कह सकते हैं बाढ़ आ जाती हैं। तो ये नदियां अपना रास्ता बदलती रहती हैं, कहीं जहां सूखा है वहां बाढ़ आ जाती है, जहां पानी की अवेलेबिलिटी थी वहां सूखा पड़ जाता है। तो ये कारण माना जा सकता है, क्योंकि मोहनजोदारो की खुदाई के दौरान हमें 7 लेयर्स में मोहनजोदारो मिला, और जो 7th और सबसे निचली लेयर थी, 7वीं सबसे निचली सतह जो थी, उस पर हमें वो मोहनजोदारो की बस्ती मिली जिसको हम जानते हैं। वो बस्ती जो कि 2 पार्ट्स में डिवाइड थी, सिटाडल और लोअर टाउन, जिसके बारे में हम अभी पढ़ चुके हैं, जो पूरी भरी संपन्न थी। लेकिन उसके बाद बाढ़ के कारण वो पूरी बर्बाद हो गई थी। उसके बाद उन लोगों ने उसे दोबारा से बसाने की कोशिश करी, लेकिन बाढ़ ने उसे फिर से निस्त नाबूद कर दिया, बर्बाद कर दिया। इस तरीके से 7 बार उसको बसाया गया, और 7 बार नदी के बहाव ने, नदी के पानी ने उसे खत्म कर दिया। इसके साथ साथ हमें यहाँ की सील्स, मोहरे, यहाँ की स्क्रिप्ट, लिपि, या वहाँ की बीड्स, पॉटरी, ये सारी चीजें जो हैं वो धीरे धीरे खत्म होती नजर आ रही हैं। तो इस तरह से इस सभ्यता का अंत हुआ। न्यू टेक्निक्स एंड क्वेश्चंस। 1980s के बाद पूरे विश्व का ध्यान भारत की तरफ केंद्रित होने लगा। हर कोई भारत की इंडस वैली सिविलाइजेशन का पार्ट बनना चाहता था। इसकी खुदाई में, इसके लेखों में हर स्कॉलर, हर साइंटिस्ट, हर हिस्टोरियन भारत की तरफ आकर्षित होने लगा। तो स्पेशलिस्ट ना ही सिर्फ इस इंडियन सब कॉन्टिनेंट के, बल्कि विश्व भर से सभी स्पेशलिस्ट यहाँ पे आने लगे, जो कि हड़प्पा और मोहनजोदारो में मिल करके काम कर सकें। आज हम मॉडर्न साइंटिफिक टूल्स और टेक्निक्स का इस्तेमाल कर रहे हैं, जैसे सरफेस एक्सप्लोरेशन, जिससे हम क्ले, स्टोन, मेटल, यहाँ तक कि प्लांट और एनिमल्स के रिमेन्स को भी बिल्कुल बारीकी से, बिल्कुल माइन्यूटली स्क्रैप करके उस एविडेंस को ध्यान से देख परख रहे हैं। निकट भविष्य में बहुत जल्द हमें इसके बारे में और भी ज्यादा कुछ पता लगने के पूरे पूरे चांसेस हैं। तो यहां खत्म होता है भारतीय इतिहास का पहला पृष्ठ, पहला पन्ना, सिंधु घाटी सभ्यता, इंडस वैली सिविलाइजेशन। मैंने एनसीईआरटी की बुक के सभी एस्पेक्ट्स को इसमें कवर करने की कोशिश करी। अगर फिर भी
आपको किसी भी टॉपिक में किसी भी तरह का कोई भी डाउट हो तो नीचे कमेंट बॉक्स में आप लिख सकते हैं, मैं उस पर जरूर रिप्लाई करूंगा। थैंक यू। जय हिंद, जय भारत।